दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्थल मंडल लिथोस्फीयर की। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो संकल्पनाएं चलती हैं। एक अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना का मतलब ये है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो दो पिंडों से हुई है, एक पिंड से हुई है, तो उसको अद्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो अद्वैतवादी संकल्पना किसने दी थी, मतलब किसमें देखने को मिलती है? कांट की वायव्राशी परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। और जो द्वैतवादी संकल्पना है वो किसमें देखने को मिलती है? चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं। तो जो पृथ्वी है हमारी, वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक संसाधन भी हैं और कुछ अप्राकृतिक संसाधन भी हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, अगर उनकी बात करें हम लोग, तो प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आता है? ज्वालामुखी, भूकंप। और अप्राकृतिक संसाधनों में ताप, दाब और घनत्व। ठीक है, अब पृथ्वी का घनत्व देख लेते हैं। तो औसत घनत्व कितना है? 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उसका घनत्व कितना है? 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी में कहाँ पाया जाता है? क्रोड अर्थात कोर में सबसे नीचे। अच्छा, ताप और घनत्व में संबंध क्या होता है? दाब और घनत्व में, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं पृथ्वी में, तो नीचे जाने पे क्या होता है कि दाब बढ़ता जाता है। तो जब दाब बढ़ता जाएगा तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ताप देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग नीचे जाते हैं पृथ्वी के, तो प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो तापमान वृद्धि की दर है, दर में गिरावट देखने को मिलती है। देखते हैं कैसे। तो जो प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा? 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पे बढ़ेगा। फिर 100 किलोमीटर के बाद हम लोग जब 300 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे वहाँ पे क्या होगा? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पे बढ़ेगा। और 300 के बाद भी अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह किस रूप में होता है? तापीय संवहन तरंगों के रूप में। पृथ्वी के क्रोड को ठोस कौन मानता है? ग्रहाणु परिकल्पना। और पृथ्वी के क्रोड को तरल कौन मानता है? ज्वारीय परिकल्पना और वायव्राशी परिकल्पना। अब जो सबसे ऊपर पृथ्वी में क्या है? क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो इनकी असंबद्धता देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी कामरगिल, कोनराड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, फिर रेपेडी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, ये ऊपर से नीचे का क्रम है। तो जो क्रस्ट है, पहले क्रस्ट होता है इस तरह से, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। तो ये जो क्रस्ट है, इसमें क्रस्ट भी 2 भागों में बटी होती है, मेंटल भी 2 भागों में बटा होता है और कोर भी 2 भागों में बटा होता है।
तो ये हो गया ऊपरी क्रस्ट, ये हो गया निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में कौन सी असंबद्धता है? कोनराड। फिर जो निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है उसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? मोहो। फिर ये ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? रेपेटी। फिर निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और सबसे नीचे ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी कोर और निचले कोर में कौन सी असंबद्धता है? लेहमैन असंबद्धता। ठीक, अब देखते हैं आगे। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है? सियाल से। क्रस्ट को क्या कहते हैं? सियाल, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। फिर मेंटल को क्या कहते हैं? सीमा, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और ये जो मेंटल है ये पूरी पृथ्वी के का कितना आयतन घेरे हुए है? 83%। फिर कोर को क्या कहते हैं? निफे, क्योंकि ये निकिल और लोहे से मिलके बना है। और ये पृथ्वी का कितना आयतन घेरे हुए है? कोर 16%। ठीक, अब देखते हैं भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट के निर्माण में जो योगदान देने वाले 8 तत्व हैं उनका क्रम क्या है। उसी हिसाब से योगदान भी देते हैं वो शुरू से ज़्यादा से कम में। तो इसको इस तरह से याद कर लेते हैं। आसुलोकस पीएम, मतलब ए से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 46% रहता है। फिर है एस से सिलिकॉन, ये 27%। ठीक है। फिर यूरेनियम, लोहा, ठीक है। फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब है। चट्टानें देखते हैं। चट्टान तो क्या है? चट्टान तो चट्टान तो हम लोग जानते ही हैं, पृथ्वी पर जो ठोस पदार्थ हैं, मिट्टी, धूल कणों से बने हुए, वो सब चट्टान हैं। किससे बनती हैं? तो यही मिट्टी और धूल कणों के इकट्ठा होने की वजह से बनती हैं चट्टानें। तो इनमें तत्व भी पाए जाते हैं और खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक, तो चट्टानों के प्रकार नीचे देखेंगे हम लोग। तो खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। कौन कौन से चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं? एम्फीबोल, अभ्रक, ओलिविन, पायरोक्सिन, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। अब चट्टानों के प्रकार देखते हैं। पहली है आग्नेय, जिसे इग्नस रॉक या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो बनने की प्रक्रिया क्या है? तो बनने की प्रक्रिया ये है कि जैसे जब लावा नीचे से ऊपर आता है तो उसी के जमाव की वजह से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। विशेषता क्या है? अब विशेषता देखिए, ये रवेदार होगी। रवेदार के साथ साथ और क्या होगा? अब क्योंकि देखिए उससे बनी हुई है, ज्वालामुखी से बनी हुई है, तो क्या होगा? इसमें जीवाश्म पाए नहीं जाएंगे, तो जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो आग्नेय चट्टान है इनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे 2 प्रकार होते हैं इनका, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का मतलब क्या होता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी मैग्मा जो होता है पृथ्वी के नीचे ही होता है और वो बाहर निकलने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसको कहीं से निकलने की जगह नहीं मिलती। वो करता क्या है, तो वो नीचे ही ठंडा होके जम जाता है। तो नीचे जो चट्टानें बनती हैं तो उनको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान में भी 2 भाग होते हैं, एक पाताली, एक मध्यवर्ती। पाताली का मतलब कि वो नीचे ही मतलब जम जाती है, बहुत नीचे। इसका पाताली आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। फिर दूसरा है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में क्या होता है कि मैग्मा जब नीचे खौलता है तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है, तो ऊपर
आते 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 वो बीच तक ही पहुंच पाता है और बीच में ही वो ठंडा होके जम जाता है, तो उसको कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। इसके कौन से प्रकार होते हैं? लेकोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक। पृथ्वी के क्रिस्ट का 90% हिस्सा किन चट्टानों का बना हुआ है? आग्नेय चट्टानों का। ये देखते हैं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कब की हैं? आर्कियन श्रेणी। विंध्यन प्राचीन है। द्रविडियन ऑडोविजियन की है। और आर्यन गोंडवाना है। आग्नेय चट्टान हो गई। अब आग्नेय चट्टानों के बाद आते हैं अवसादी चट्टान, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, तो आग्नेय का जब क्षरण होने लगता है, अपरदन होता है, तो उसी के बाद से अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक, तो अवसादी चट्टानें इस तरह से बनती हैं, तो ये परतदार होती हैं। तो अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं और इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। ठीक, अगला है, इसके बाद बनती है रूपांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो अवसादी का भी क्षरण होता है, तो उसके बाद क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, रूपांतरित चट्टान। ये हो गया। अब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण देखते हैं, कैसे कैसे रूपांतरण होता है। जैसे ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में। बेसाल्ट किस में बदलता है? सिस्ट और एम्फीबोलाइट में। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण शेल किस में बदल जाती है? स्लेट में। चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट, ये सब किस में बदलते हैं? संगमरमर में। बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट और बड़े कण वाली आग्नेय चट्टान, ये किस में बदलती है? क्वार्टजाइट में। रूपांतरित चट्टानें देखते हैं। स्लेट किस में बदलती है? फाइलाइट में। और फाइलाइट किस में बदलती है? सिस्ट में। तो स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, ये क्रम याद रख लेते हैं। गैब्रो किस में बदलती है? सरपेंटाइन में। शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। कौन सी चट्टान क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है? आग्नेय। गैब्रो, पैगमेटाइट और टफ, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय। परतदार चट्टानें किसके द्वारा बनती हैं? जलीय तंत्र के द्वारा। बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, क्यों? क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। अब हम लोग देखते हैं अंतर्जात बल। ठीक है, तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात होता है, एक बहिर्जात होता है। देखिए, अंतर्जात जो बल होता है, जब अंतर्जात बल काम करता है तो अंतर्जात बल क्या करता है? पृथ्वी की सतह को ऊबड़ खाबड़ कर देता है, क्योंकि अंतर्जात बल में आपका भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी भी आएगा, इस तरह का। और जो बहिर्जात बल होता है, जैसे हवाएं चलती हैं, बाढ़ वगैरह आती है, ये पृथ्वी की सतह को समतल करती जाती है, फिर से वैसी स्थिति में ले आती है। ठीक है, तो भू संतुलन अर्थात समस्थैतिकी का सिद्धांत किसने दिया था? एरी और प्रॉट ने। और संतुलन का सिद्धांत डटन ने। अंतर्जात बल के प्रकार देखते हैं, तो अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक और दीर्घकालिक, जिसे पटर विरूपणी बल कहते हैं। तो आकस्मिक का मतलब क्या है? आकस्मिक का मतलब अचानक आ जाएगा, जैसे भूकंप आपका अचानक आ गया, ज्वालामुखी आपका अचानक फट गया, तो ये अचानक हो जाता, तो उसे हम लोग आकस्मिक कहते हैं। और दीर्घकालिक में क्या होता है? वो कई 100 वर्ष, कई हजार वर्षों तक की ये प्रक्रिया होती है, पता नहीं चलता हम लोग को, धीरे धीरे चलती रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक, तो दीर्घकालिक जो बल होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, लंबवत और क्षैतिज। तो जब लंबवत काम करता है तो किनका निर्माण होता है? महाद्वीपों का।
और जब क्षैतिज काम करता है तो किनका निर्माण होता है? पर्वतों का। तो लंबवत जो बल होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, ऊपरमुखी और अधोमुखी। या तो ऊपर की तरफ काम करेगा या नीचे की तरफ काम करेगा। और क्षैतिज भी दो तरह का होता है, तनाव और संपीड़न। या तो तनाव होगा या संपीड़ित होंगे। अल्लाह का बांध कहाँ पे स्थित है? कच्छ में। समअपनति और समअभिनति क्या होती है? तो देखिए समझ लेते हैं। जैसे इस तरह से चट्टान बनी, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है अपनति, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है अभिनति। ठीक है। अब होता क्या है कि यही इन्हीं छोटी छोटी, ये जो जैसे मान लो अपनति है, तो अपनति में ही ऊपर जो है जैसे ऐसे गए ऊपर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बन के फिर ऐसे नीचे आ गए, तो अपनति में ही छोटी छोटी अपनति और अभिनतियाँ बन जाती हैं, तो उसी को कहते हैं समअपनति। उसी तरह से यहाँ नीचे अवनति में भी इस तरह से वो बन जाता है, तो उसी को कहते हैं समअभिनति। ठीक। अब देखते हैं, तो ये वलन की वजह से होता है, इस तरह की जो भी क्रियाएं होती हैं वो वलन की वजह से होती हैं। तो वलन के उदाहरण हम देख लेंगे। वलन होता कई प्रकार का है। तो ब्रिटेन का जो कैरिक कैसल पर्वत है वो किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? परिवलन का। ठीक। अब कुछ पर्वत हैं जो कई वलनों के उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे वलन के उदाहरण देखते हैं, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत सममित वलन का उदाहरण है। ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन पर्वत असममित वलन का। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक दिग्नत वलन। पीर पंजाल अधिवलन। और पाकिस्तान का काला चित्ता समनत वलन। चलिए भ्रंश देखते हैं। भ्रंश चार प्रकार के होते हैं, सामान्य, उत्क्रम, सोपानी और ट्रांसकरेंट। तो जो यूरोप की राइन घाटी है वो किस प्रकार के भ्रंश का उदाहरण है? सोपानी भ्रंश। एंड्रियास भ्रंश जिसे कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया में है, वो किस प्रकार के भ्रंश का उदाहरण है? ट्रांसकरेंट भ्रंश का। भ्रंश घाटी देख लेते हैं हम लोग, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं और ग्राबेन के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे बनती है? तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दो चट्टानें हैं, एक ये है एक ये है, तो ये भी इसी के बराबर थी बीच वाली, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये जो बीच वाली चट्टान है ये नीचे धंस गई। तो जब नीचे धंस गई तो ये जगह खाली हो गई। तो इस तरह से जब होता है तो उसको कहते हैं हम लोग भ्रंश घाटी। ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। मृत सागर कहाँ पे है? जॉर्डन में। और अफ्रीका में कौन कौन सी भ्रंश घाटी है? एल्बर्ट, एडवर्ड, रूडोल्फ, टंगानिका, न्यासा या मलावी झील। मृत घाटी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। मध्यवर्ती घाटी स्कॉटलैंड। स्पेंसर की खाड़ी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। अब उसी तरह से एक रैंप घाटी होती है, ये संपीड़न के कारण होता क्या कि तीनों जगह ठीक है, तो ये बीच वाला तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो साइड वाले भाग हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। जैसे घरों में रैंप बनता है गेट पे, तो रैंप ऊपर उठा के बनाया जाता है ना, तो साइड वाले भाग ऊपर उठ जाते हैं। तो इससे जो घाटी बनती है उसको रैंप घाटी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब ब्लॉक पर्वत देखते हैं। तो ब्लॉक पर्वत में क्या होता है कि अब जो है यही पहले नीचे गिरना और फिर ऊपर उठना। ठीक। तो अब घाटियाँ जो बन रही थी, रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी, तो रैंप घाटी में पहले नीचे जा रहा था बीच का भाग,
और फिर रैंप घाटी में ऊपर जा रहा था साइड वाले भाग। उसी तरह से ब्लॉक पर्वत में होता है। अब साइड वाले भाग काम करेंगे। तो ब्लॉक पर्वत में क्या होगा, पहले नीचे जाएंगे, कौन वाले, साइड वाले भाग, तो बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसी से जो पर्वत बनता है वो ब्लॉक पर्वत होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सतपुड़ा कहाँ पे है, भारत में। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत जर्मनी में। वासाच और सियरा नेवादा यूएसए। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। अब दूसरा है हार्ट्स पर्वत या हार्स्ट पर्वत। अब इसमें क्या होगा कि जो साइड वाले भाग हैं वो तो अपनी जगह पे है ना, और जो बीच वाला भाग है वो क्या किया है, वो ऊपर उठ गया है, ये वाला भाग, उससे जो बनता है वो हार्ट्स पर्वत होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हार्ज पर्वत है, कहाँ पे, जर्मनी में। ठीक। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब आया था, 1912 में। ठीक। फिर है पेंजिया का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, अंटार्कटिका। फिर पेंथालासा का बचा हुआ भाग क्या है, प्रशांत महासागर। तो ये जो एक ट्रिक है काजू की, ये क्या है, तो पहले ऐसे था ना, वेगनर ने बताया था कि मतलब ये बीच में ये पेंजिया था, ये पेंथालासा था, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था पूरा, ठीक है, और बीच में ये ठोस जमीन थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो कार्बोनीफेरस युग में एक बार टूटता है पेंजिया, तो टूट के दो भागों में बट जाता है इस तरह से, ठीक है, बीच में भी जगह खाली हो जाती है। फिर दोबारा में टूटता है पेंजिया, कब, जुरैसिक पीरियड में, फिर वो इस तरह से बट जाता है। फिर तीसरी बार टूटता है क्रिटेशियस पीरियड में, और फिर वो वर्तमान समय में जो सातों महाद्वीप हैं उनका रूप ले लेता है। तो पेंथालासा का बचा हुआ भाग क्या है, प्रशांत महासागर। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण क्या था, गुरुत्व बल, ज्वारीय बल और प्लवनशीलता। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1962 किसने दिया था, हैरी हेस, होम्स मैकेंजी, पार्कर मोर्गन। प्लेटों के संचलन का कारण क्या होता है, जो स्थैनोस्फेयर है, जलमंडल, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी वजह से तापीय संवहन तरंगों का चक्रीय संचरण होता रहता है, ठीक है, जिस कारण प्लेटों का संचलन होता है। स्थल मंडलीय या लिथोस्फेरिक प्लेट कौन कौन सी हो सकती हैं, महासागरी, महाद्वीपीय और मिश्रित। प्रशांत प्लेट कैसी प्लेट है, महासागरी, और अमेरिकन प्लेट कैसी है, मिश्रित। भूकंप, ज्वालामुखी और विवर्तनिक घटनाएं जो भी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, प्लेटों के किनारे में। 6 बड़ी प्लेटें हैं पृथ्वी पे, कौन कौन सी, अमेरिकन, प्रशांत, अंटार्कटिक, अफ्रीकी, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। अब प्लेटों के 3 किनारे होते हैं, रचनात्मक किनारा, विनाशकारी किनारा और संरक्षक किनारा। तो रचनात्मक किनारे में क्या होता है, कब बनता है रचनात्मक किनारा, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब दूर जाती हैं तो वो बीच में जगह खाली होने लगती है, जब बीच में जगह खाली होती है तो वहाँ से क्या होता है कि नीचे से जो मैग्मा भरा नीचे होता है मैग्मा, वो ऊपर आके जुड़ने लगता है उनसे, उनके पीछे साइड, तो और प्लेटें का निर्माण होने लगता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग रचनात्मक किनारा। तो रचनात्मक किनारे में प्लेटें कैसी होती हैं, अपसारी, क्योंकि दूर जा रही हैं, ठीक है। और ज़्यादातर रचनात्मक किनारा कहाँ बनता है,
मध्य महासागरीय कटक के सहारे। रचनात्मक किनारों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? अटलांटिक कटक। अब आते हैं विनाशकारी किनारा। विनाशकारी किनारे में क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्लेटें पास आती हैं, तो जब पास आएंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी तो वहाँ पे प्लेटों का नुकसान होगा, टकरा के टूटेंगी, तो इसलिए वहाँ पे उनको कहते हैं विनाशकारी किनारा। तो ये किस प्रकार की प्लेटें होती हैं? अभिसारी प्लेट। अच्छा, तो वेनिंग ऑफ जोन क्या होता है? तो यही, जैसे एक प्लेट ये आ रही है इस तरफ से, एक प्लेट ये आ रही है इस तरफ से, दोनों टकराएंगी, तो जिस जगह पे टकराती हैं उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? वेन्यू ऑफ जोन। ठीक। संरक्षी किनारा, कंजर्वेटिव मार्जिन, ये क्या होता है? जब प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए निकल जाती हैं बगल से, तो उसी को कंजर्वेटिव मार्जिन या संरक्षी किनारा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? सान एंड्रियाज भ्रंश। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। आगे देखते हैं। मोड़दार पर्वत, जो मोड़दार पर्वत बनते हैं, बलित पर्वत, वो किस प्रकार की प्लेटों में बन सकते हैं? महाद्वीपीय और महासागरीय, या तो दोनों हो, एक प्लेट महाद्वीपीय हो, एक प्लेट महासागरीय हो, या फिर दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो। ठीक है। तो अब जब दो में से एक प्लेट टकराती है, दो प्लेटें, तो जो भारी होती है वो सबसे नीचे घुस जाती है। ठीक है, और हल्की वाली प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो अब ज़्यादा, अगर जैसे एक महाद्वीपीय है और एक महासागरीय है, तो निश्चित रूप से महासागरीय प्लेट भारी होगी, तो महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती है तो महासागरीय प्लेट नीचे घुस जाती है। ज्वालामुखी द्वीप किस प्रकार की प्लेटों में बन सकते हैं? जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों। माइक्रोप्लेट्स और हॉट प्लम्स की अवधारणा किसने दी थी? टूजो विल्सन ने। तो अब देख लेते हैं, एक मिनट। तो भूकंप या सुनामी। भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो जब नीचे जो है, सतह के नीचे तरंगें चलती हैं, पी और एस तरंग, तो उसी की वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक। रीड का प्रत्यास्थ पुष्चलन का सिद्धांत क्या है? तो रीड महोदय कहते हैं कि हर चट्टान की तनाव सहने की अपनी एक क्षमता होती है, और उस क्षमता के बाद अगर उस पर तनाव डाला जाता है तो क्या होती है? टूट जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडान की। फोकस या भूकंप मूल क्या होता है? जहाँ पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है। उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। इपी सेंटर या भूकंप केंद्र क्या होता है? जहाँ पे इन भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इपी सेंटर। तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग देख लेते हैं, प्राइमरी वेव। किस प्रकार की तरंग होती है ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये इस तरह से चलती है, एकदम सीधी चलेगी। पी तरंग जो होती है एकदम सीधी चलती है। तो ये जो पी तरंग होती है ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है, जैसे ध्वनि तरंग भी ऐसे सीधे चलती है ना, तो ये एकदम ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं। ठीक। और भूकंपीय तरंगों में ये सबसे तेज गति जो होती है इन्हीं की होती है। अब इनकी खासियत क्या है कि ये ठोस और तरल दोनों माध्यम में चल सकती हैं। हालांकि तरल में इनकी गति थोड़ा धीमी हो जाती है लेकिन चल लेती है। फिर सेकंड नंबर पे आती है एस तरंग, सेकेंडरी वेव। ये किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ। और ये कैसे चलती है? ये प्रकाश तरंगों के समान चलती है, एस तरंग, इस तरह से। ठीक। तो ये जो है ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है।
जैसे ही तरल माध्यम में पहुंचती है इस तरंग गायब हो जाती है। अब अनुमान ये लगाया जाता है कि क्योंकि ये जो एस तरंग है वो क्रोड से गुजर नहीं पाती, तो क्रोड से जब गुजर नहीं पाती तो ये अनुमान लगाया जाता है कि क्रोड हो सकता है कि तरल हो। तीसरी तरंग है आपकी एल तरंग, जिसे सरफेस वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये केवल सरफेस को ही प्रभावित करती हैं, ऊपर आती हैं। तो वास्तव में जो एल तरंग है वो पी और एस का मिला जुला रूप है। इनकी गति तो धीमी होती है लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा करती हैं। ये भी इसी तरह चलती हैं लेकिन इनका आकार बड़ा हो जाता है, इस तरह से काफ़ी बड़ा हो जाता है, ऐसे 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 करके। अब देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन तीनों तरंगों में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम पूछा जाता है। ठीक, तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है तरंगों की आवृत्ति, मतलब दोहराव। जैसे कितनी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे दोहरा के ऐसे 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 चल रही है, वो आवृत्ति होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? तरंगों के बीच की दूरी। जैसे ये जो चल रही हैं इस तरह से, तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और आयाम का मतलब क्या होता है? तरंगों की ऊंचाई। इस तरह से चल रही हैं तो कितनी ऊंचाई है, इस तरह से। तो अब देख लेते हैं आवृत्ति के मामले में क्रम क्या है। तो आवृत्ति के मामले में क्या क्रम है? पी एस एल। तरंग दैर्घ्य के मामले में क्रम क्या है? एल एस पी। उल्टा कर दो तरंग दैर्घ्य में। और आयाम के मामले में भी एल एस पी। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ में कौन कौन से स्केल होते हैं ये देख लेते हैं। एक होता है रॉसी फेरल, मर्केली और रिएक्टर स्केल। तो रॉसी फेरल में क्या होता है? 1 से 11 तक की रीडिंग, मर्केली में 12 तक की रीडिंग और रिएक्टर स्केल में 0 से 10 तक की रीडिंग। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से कितने गुना अधिक होती है? 10 गुना। एक समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तीव्रता, एक समान तीव्रता के जहाँ भूकंप आ रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन। और एक समान समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हीमोसिस्मल लाइन। अब ये देख लेते हैं भूकंप प्रभावित पेटियां। तो भूकंप प्रभावित पेटियां जो हैं, इसमें पहली पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी। इसमें कितना भूकंप आता है? 60% भूकंप यहीं पे आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूकंप ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा यही प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पे कितना आता है? 20% भूकंप। तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ पर भूकंप कम आते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का अपसरण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी अधिक आते हैं। फिर है अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र। प्रमुख भूकंपीय पेटियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फूका कहाँ पे है? यूएसए में। कोकोस मैक्सिको। नचका पेरू में। वर्मा अंडमान के पास। सुंडा दक्षिणी चीन सागर में। भारत के भूकंपीय जोन देख लेते हैं। जोन 2 में अब जो एक जोन 1 और जोन 2 था उसको मिला के जोन 2 कर दिया गया। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 5 में सबसे ज़्यादा 9 रिएक्टर तक का भूकंप आ सकता है। तो भारत का लगभग 46% जो भाग है वो कौन से जोन में आता है? जोन 2 में,
यहाँ 6 रिएक्टर तक का भूकंप आता है। जोन 3 में 7, जोन 4 में 8 और जोन 5 में 9 रिएक्टर का। किस महाद्वीप में भूकंप नहीं आते? अंटार्कटिका में। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो प्लेटों के किनारे पे स्थित नहीं है। ठीक। रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर ने 1953 में। सुनामी देखते हैं। तो सुनामी का मतलब क्या होता है? समुद्र में आने वाला भूकंप, ये ख्याल है। तो इनकी आवृत्ति और आयाम जो होता है वो जैसे ये लोग तट की ओर बढ़ती जाती हैं तो तट की तरफ बढ़ने पर बढ़ता जाता है इनकी आवृत्ति और आयाम, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। सुनामी के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र वही प्रशांत महासागरीय पेटी। परमाणु रेडिएशन को मापने की इकाई क्या होती है? रेम्स। डॉट क्या है? डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। तो ये समुद्र में आने वाली सुनामी की जानकारी 8 घंटे पहले दे देता है। एक टेक्नोलॉजी है। इसके 2 भाग होते हैं, एक सोनामीटर और सिग्नलिंग। सोनामीटर में क्या होता है? भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आएगा। और सिग्नलिंग में क्या होता है? ये सुनामी की जानकारी देता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बंगलुरु में। हल्के झटके वाले भूकंप का मापन कैसे होता है? सिस्मोफोन और माइक्रोफोन से। मलबा हटाने वाले वाहन, चिकित्सा वाहन, उपग्रह संचार आधारित निगरानी कक्ष की व्यवस्था किस राज्य में की गई है ताकि भूकंप के जोखिम को कम किया जा सके? महाराष्ट्र। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। सर्वाधिक मैदानी भाग कहाँ पे है? यूरोप और साउथ अमेरिका में। सर्वाधिक मैदानी भाग प्रतिशत में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? यूरोप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। देशों की संख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब ज्वालामुखी देखते हैं, वॉल्केनो। तो ज्वालामुखी की परिभाषा तो वही है कि मतलब नीचे लावा भरा रहता है और कहीं से छोटा सा छिद्र पाता है तो वो फट के बाहर आ जाता है इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कहीं छोटा सा छिद्र है, ये सतह है, यहाँ पे नीचे लावा भरा हुआ है, तो लावा नीचे भरा हुआ है, ये यहाँ से छेद से निकलना शुरू कर देता है इस तरह से। तो यही ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक। जो ज्वालामुखी का उद्गार है वो किस पर निर्भर करता है? सिलिका की मात्रा पर। ठीक। तो जैसे अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक है तो उद्गार हो जाता है। ठीक है, उद्गार होता है। अब सिलिका की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है कि मैग्मा चिपचिपा, गाढ़ा और अम्लीय हो जाता है। तो जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो मैग्मा गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता। तो इससे क्या होता है, ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा कम है तो लावा पतला होगा। पतला होगा तो बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेगा। जब ज़्यादा दूर तक फैलेगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा। ठीक है। सिलिका प्रधान खनिज कौन से होते हैं? क्वार्ट्ज और फेल्सपार। मैग्नीशियम और लौह प्रधान खनिज कौन से हैं? ओलिविन, पायरोक्सिन
और एम्फीबोल। अब जैसे ज्वालामुखी में 3 तरह का वो होता है, फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। तो जो फेल्सिक पदार्थ होता है वो उसमें अधिकता किसकी होती है? सिलिका की। सिलिका पदार्थ है, सिलिका प्रधान होता है। मैफिक क्या होता है? मैग्नीशियम और लौह प्रधान तत्व है ये। अल्ट्रामैफिक में क्या होता है? अल्ट्रामैफिक में दोनों के गुण होते हैं, फेल्सिक और मैफिक के। ठीक है, जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो किस प्रकार के लावा के खनिज हैं? अंतर्जात लावा। बेसाल्ट, एंडेसाइट और रायोलाइट ये किस प्रकार के लावा के खनिज हैं? बहिर्जात लावा के। ज्वालामुखी बम क्या होता है? तो बड़े टुकड़े होते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो बड़े बड़े टुकड़े टूट के गिरते हैं उनको ज्वालामुखी बम कहते हैं। लेपली क्या होता है? छोटे टुकड़े हैं। प्यूमिक, इन टुकड़ों का जो घनत्व है वो जल से भी कम होता है, इसीलिए जल में तैरने लगते हैं। प्यूमिक। पायरोक्लाइट, ये भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी देख ले। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? तो स्ट्राम्बोली, और इसे क्या कहा जाता है स्ट्राम्बोली को? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कहाँ पे है? लिपारी द्वीप, इटली। एटना, इटली में। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। तो ये जो कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस, अंटार्कटिका। सिनाबुंग, सिनेबंग, रोंग अगंग, इंडोनेशिया में। उबिनास, पेरू में। कोलिमा, मैक्सिको में। बिल्लारिका और विल्लेरिका, चिली। तुर्री अल्वा, ट्यूरी अल्वा, कोस्टारिका। शिवलेक, रूस। पिंटो डीला कार्नोस, रियूनियन द्वीप। किलायू, हवाई द्वीप में है। अब सुसुप्त ज्वालामुखी देख लेते हैं, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं जिन्हें। ये कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं? तो विसुवियस कहाँ पे है? इटली में। क्राकातावा, क्राकाताव, इंडोनेशिया। नरकोंडम, अंडमान निकोबार। तो अगर कभी ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो इनकी ट्रिक मैंने बनाई थी विकन। विसुवियस, क्राकाताव, नरकोंडम। केन्या और किलीमंजारो के जो ज्वालामुखी हैं उनकी प्रकृति कैसी है? मृत ज्वालामुखी है। तो मृत ज्वालामुखी देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। चिम्बोराजो, इक्वाडोर। माउंट पोपा, म्यांमार। देवबंद और कोह सुल्तान, ईरान। एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला। लावा के उद्गार की घटती तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी शंकुओं का क्रम क्या है? पीलियन, वॉल्केनियन, स्ट्राम्बोली, हवाई। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा किसमें होती है? पीलियन में। ठीक। सिंडर या राख शंकु क्या होते हैं? इनकी ऊंचाई कम होती है और इनका ढाल अवतल होता है, और इनका जो क्रेटर होता है वो चौड़ा होता है। जो मुंह होता है ज्वालामुखी का वो क्या होता है? चौड़ा होता है। अब सिंडर या राख शंकु के उदाहरण देख लेते हैं। पैराकुटीन और जुरल्लो पर्वत।
मैक्सिको। इल्जाको पर्वत, सेल्वाडोर। कैमैगमिन पर्वत, लुजोन द्वीप, फिलीपींस। वोल्केनो डी फ्यूगो, ग्वाटेमाला। लावा शंकु देखते हैं। लावा शंकु दो प्रकार का होता है, अम्लीय लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु। तो अम्लीय लावा शंकु में क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पीलियन, वोल्केनियन, स्ट्राम्बोलियन। और क्षारीय लावा शंकु में क्या होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हवाईयन। मिश्रित या कंपोजिट शंकु, तो मिश्रित या कंपोजिट शंकु के उदाहरण कौन कौन से हैं? फ्यूजियामा, ये कहाँ पे है? होन्शु द्वीप, जापान में। मेयान, फिलीपींस में। रेनियर, हुड और शस्ता, यूएसए में। परपोषित शंकु का उदाहरण क्या है? माउंट शस्तिना, यूएसए में है। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुंह, ये। काल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का बड़ा रूप, ये जब बड़ा हो जाता है मुंह तो उसको काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी या लावा डॉट। लावा डॉट क्या होता है? तो जब क्रेटर लावा से भर जाता है तो उसको लावा डॉट कहते हैं। और ग्रीवा क्या होता है? नलिका में जमा लावा पट्टी, ये जो नलिका है इसमें जो जमा हो जाता है लावा, तो यही लावा डॉट और ग्रीवा को मिला दिया जाता है, तो इन्हीं दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? डायट्रम। टोवा झील, इंडोनेशिया, किसका उदाहरण है? सुपर काल्डेरा का। 10,000 धुआरों की घाटी, कटमई पर्वत, अलास्का। अन्य महाद्वीप, मध्य महाद्वीपीय पेटी में यूरोप के अधिकांश ज्वालामुखी किसके सहारे आते हैं? मीडियन मास के। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कैमरून। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ओके, थैंक यू।